तो दोस्तों आज हो गया 26 जून 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। उनसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर चीन की बौखलाहट सामने आई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियों पर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स में छपे इस संपादकीय लेख में अमेरिका को मौकापरस्त बताया गया है। साथ ही भारत के लिए कहा गया है कि वो बेशक अपनी क्षमताएं बढ़ाएं लेकिन अमेरिका के इशारों पर कुछ भी ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद मिस्र के दौरे पर है। रविवार को वो काहिरा की अल हाकिम मस्जिद पहुंचे। 11वीं सदी में दाऊदी बोहरा समुदाय ने इस मस्जिद का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके अलावा ये मस्जिद को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। आपको बता दें कि मस्जिद में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने यहाँ लगी तस्वीरों को देखा। इसके बाद मस्जिद में उपस्थित लोगों से मुलाकात भी की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा काम कर रही है। आपको बता दें कि बीएसपी दलित, ओबीसी और पसमानदा मुसलमानों के उन मतदाताओं को वापस लुभाने की कोशिश कर रही है जो पिछले 10 वर्षों में सत्तारूढ़ भाजपा में चले गए हैं। भाजपा विरोधी मंच में शामिल नहीं होने के बावजूद उन्होंने फिलहाल विपक्षी मोर्चे से दूरी बनाए रखते हुए अपना हमला भाजपा पर केंद्रित कर रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे को लेकर बिना नाम लिए ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुटकी दी है। यूपी में बिजली के दाम बढ़ाने और पावर कट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली मुफ्त है तो फिर बीजेपी शासित राज्य में बिजली क्यों नहीं पहुंचती है। बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के खूब कट लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्षी महागठबंधन मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल पर हो रही डिबेट के दौरान बोल रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी एकता मीटिंग के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी बनता है। असम में बाढ़ की स्थिति रविवार को गंभीर बनी रही। इस विनाशकारी बाढ़ से 9 जिलों में 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा है। बाढ़ को लेकर सरकार ने राहत बचाव के कार्य तेज कर दिए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। महाराष्ट्र के बुलढाना में सऊद्दीन ओवैसी की रैली में कथित तौर पर औरंगजेब अमर रहे के नारे लगे। इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि बुलढाना में शनिवार की शाम को सांसद सऊद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की एक सभा थी जिसमें सऊद्दीन ओवैसी अपना भाषण दे रहे थे। तभी औरंगजेब के लिए नारे लगने शुरू हुए। बुल्ढाना पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर वीडियो उनके पास आए हैं, हम जांच कर रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में पटना में भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों का महाजुटान हुआ। इस बैठक में कुल 15 दल शामिल हुए हैं। आपको बता दें करीब 30 से अधिक विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बैठक के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खासा नाराज दिख रही है। वहीं बैठक के बाद विपक्षी दलों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं दिखे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग एक हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, हम भी देश प्रेमी हैं और हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमें भी दिक्कत होती है, हमें विपक्ष मत कहिए। उन्होंने कहा कि पटना से जो शुरू होता है वो जन आंदोलन बनता है। दिल्ली में कई बैठक की लेकिन कोई ठोस नतीजे नहीं निकले, इसलिए इस बार पटना से बैठक की है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की तानाशाही सरकार चल रही है, अत्याचार चल रहा है। निर्वाचित सरकार के सामने राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि वो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विशेष रूप से कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करने के लिए धन्यवाद देती हूं कि वो अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है।
स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस के राज में ऐसे राजनेता इकट्ठा हो गए हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का नजारा खुद देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में कई अहम करारों पर मुहर लगी है। इस बीच अपने गृह राज्य गुजरात को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ही बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी कंप्यूटर चिप मेकर कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में 2.7 अरब डॉलर के निवेश का फैसला लिया है। कंपनी की ओर से गुजरात में असेंबलिंग और टेस्टिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कंपनी के सीईओ की मीटिंग के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया है। बोर्ड के छात्र छात्राओं को अब वीर विनायक दामोदर सावरकर को भी पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर रार छिड़ गई है। आपको बता दें कि भाजपा और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है। भाजपा ने इसे जहां स्वाभिमान से जोड़ा है तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिशों में लगा है। विपक्षी पार्टियों ने आगे की रणनीति को लेकर बिहार के पटना में शुक्रवार को बैठक की। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कई सवाल उठाते हुए कहा है कि मीटिंग में शामिल हुए नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन बैठक में गए नेताओं का पिछला रिकॉर्ड क्या है? क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री थे जब गोधरा हुआ था, वो बीजेपी के साथ रहे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बीजेपी के कारण बने। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच चुनाव करना है। अमित शाह ने गुरुवार को मोदी सरकार के 9 साल के शासन के पूरा होने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा, राहुल बाबा या नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के लिए गुड न्यूज सुनाते हुए मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि आज से हीट वेव खत्म हो जाएगी, यानी कि इन राज्यों में जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अगले 2 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चलने की अटकलें लग रही है। दोनों ही दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी होती रही है। अब अगले लोकसभा चुनाव पर जेजेपी चीफ और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने एक शर्त रखते हुए बहिष्कार की धमकी दे डाली है। सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा चाहने वाली आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यदि कल तक कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन का ऐलान नहीं किया तो वो बैठक का बहिष्कार कर देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य किया है।